सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर वी आर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं असेंबली एंड डिटेल ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, तो द स्टेप्स टू ड्रॉ असेंबली ड्राइंग फ्रॉम डिटेल ड्राइंग। तो डिटेल ड्राइंग का मतलब क्या है, आपको डिटेल में हर चीज मिली हुई है, यानी आपको वॉशर बताया हुआ है, वॉशर क्या साइज का है, कितनी थिकनेस का है, उसका इनर डायमीटर कितना, आउटर डायमीटर क्या है, ये सारी चीजें आपको डिटेल ड्राइंग दी हुई होती है। इससे आपको असेंबली ड्राइंग करनी होती है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? अंडरस्टैंड द पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द गिवन मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बात करी कि सबसे पहले आपको पर्पस बताओ कि आप क्या करने वाले हैं उस असेंबली ड्राइंग के साथ और वो क्या काम आने वाली है। अनटिल अनलेस आपको ये पता नहीं होगा कि क्या काम आने वाली है तो आप उसको प्रॉपर नहीं बना पाए। सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी कैसे काम करता है। मान लीजिए लेथ टेल स्ट्रोक है, तो आपको पता है कि जब हम उसके पीछे व्हील को घुमाते हैं तो जो उसका डेड सेंटर है वो अंदर या बाहर होता है। तो ये जब आपको पता होगा तो आपके लिए असेंबली करना बहुत इजी होगा कि हाँ कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है और वो हमारे इन सारे पार्ट्स को जोड़ने से आने वाला है। देन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द गिवन मशीन, तो आपको वो कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेथ जो टेल स्ट्रोक है उसको हम लोग कब करते हैं, जब लॉन्ग आपके पास में लेंथ का आपके पास में जॉब होता है तो वो क्या करता है, एक साइड से अनसपोर्टेड होता है। यदि आप उसको उस टाइम में लेथ में चलाएंगे तो वो क्या है, श्विवलिंग करने लगेगा, दूसरी साइड से वो काफी दूर जाने लग जाएगा सेंटर उसका। तो आप जो भी मशीनिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो प्रॉपर नहीं हो सकती किसी भी वजह से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करने के लिए एक एंड तो आपका ऑलरेडी जो लेथ हेड है, लेथ का जो चक है उसमें आपके पास माउंटेड है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो फ्री था। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक छोटा सा होल ड्रिल करते हैं और उसके अंदर में हमारा डेड सेंटर ला करके फिट कर देते हैं और वो क्या होता है उसी के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसको दोनों साइड से सपोर्ट मिल जाता है। सो वी शुड नो दीज बेसिक थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एनी असेंबली ड्राइंग। सो इट इज very important. This will help in understanding the functional requirement of individual parts and their location. तो ये जब आपको पूरा समझ में आ जाता है तो आपको एक एक चीज का समझ में आ जाता है कि ये चीज क्यों दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पीछे हैंडल दिया गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये हैंडल किसी न किसी वजह से घुमाने के लिए दिया गया है। मान लीजिए हैंडल वापस बाहर नहीं आ जाए तो उसके पीछे एक नट लगेगा वापस से, तो ये नट का ये पर्पज है। यदि मान लीजिए ऊपर एक होल दिया हुआ है तो वहां से लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर जाएगा जो कि इसको स्मूथ रन करने के काम आएगा। तो ये सारी बातें हमें फंक्शनिंग जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे को असेंबली के टाइम बहुत हेल्प मिलती है। एग्जामिन थोरोली द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। तो आपको सारे पार्ट्स को तसल्ली से ध्यान से देखना है, उनकी डायमेंशंस को देखना है और उनके क्या होंगे, फंक्शंस को देखना है कि वो किस तरह से फंक्शन करेंगे और वो किस तरीके को बनाया हुआ है उसको। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन चूज ए प्रॉपर स्केल फॉर असेंबली ड्राइंग। यहाँ पर आकर के हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लेना है कि सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट जो आपके पास मिलती है उसकी एक साइज फिक्स होती है, राइट। अब आपको ये देखना है कि आपको जो ड्राइंग दी गई है असेंबली ड्राइंग में उनकी डायमेंशंस क्या हैं। तो उसके लिए आपको रफली क्या करना पड़ेगा, पहले उनको अलग से ये करना पड़ेगा कि यदि वो सब जुड़ जाएंगे तो उनकी साइज लगभग ओवरऑल कितनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपने देखा सबसे बड़ा पार्ट इसके अंदर बॉडी है तो आपने बॉडी का डायमेंशन देखा, मान लीजिए 200 mm है। उसके बाद आपने देखा ये हैंडल इससे बाहर आएगा तो लगभग ये मान लीजिए 100 mm का है, तो 100 में से ये 50 mm अंदर चला जाएगा तो 50 बाहर रहेगा। तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो गई, 200 तो हमारा बॉडी था, 50 हमारे पास में स्पिंडल आ गया तो हमारे पास 250 हो गई। फिर उसके बाद में कुछ और हैंड व्हील आया या नट आया तो मान लीजिए 50 mm और जुड़ गया तो 250 प्लस 50 यानी 300 mm के आसपास में हमारे को लग रहा है ये लेंथ आ गई। और इधर से हम डेड सेंटर लगा रहे हैं तो मान लीजिए 100 mm वो आ गया तो 300 प्लस 100 400 mm आपके पास मान लीजिए एक रफ फिगर आ गया। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या 400 mm इस ड्राइंग शीट में प्रॉपरली फिट हो रहा है। तो तीन कंडीशन हो सकती है, यस फिट हो रहा है, नहीं ये बहुत छोटा हो रहा है, नहीं ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमें तीनों कंडीशंस को वेरीफाई करना है। यदि वो लगभग हमें लगता है कि हाँ शीट में प्रॉपरली फिट हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रहेगा, बहुत बड़ा भी नहीं रहेगा और उसके तीन व्यू उसके अंदर आ सकते हैं। तीन व्यू का मतलब क्या है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो हमें तीनों व्यूज का कैलकुलेशन निकालने के बाद ये अंदाजा लगाना है कि हमें क्या चूज करना है, हमें उस ड्राइंग को करते वक्त कितना स्केल चूज करना है। तो अभी हमने जैसे बात की कि मान लीजिए हमारे को लगा 400 mm में इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, उसका टॉप व्यू हमने देखा मान लीजिए 300 mm में आ रहा है। तो नीचे 300 mm आ रहा है, ऊपर आपके पास 400 आ रहा है, 700, बीच में हम क्लियरेंस रखेंगे कुछ डायमेंशनिंग करने के लिए, कुछ नाम लिखने के लिए। तो मान लीजिए 300 प्लस 400 700 प्लस हमने ऊपर नीचे मार्जिन रख लिए लिखने वगैरह के लिए। तो हमने देखा 1000 1200 यानी 1000 और 1200
mm हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारी शीट में इतनी अवेलेबल है स्पेस, देन इट्स ओके। इसी तरह से साइड व्यू के लिए हमने देखा तो हमें क्लियर हो गया। तो ये जब तीनों चीजें हमारे पास फ्रेम हो गई, देन वी हैव टू स्टार्ट। लेकिन यदि इसी की जगह आपने देखा कि जो आपको असेंबली दी है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक इंजेक्शन की असेंबली दी है, आप जानते हैं इंजेक्शन कितना छोटा होता है या सिरिंज कितनी छोटी होती है। तो मान लीजिए उनकी सारी डायमेंशंस आपकी mm में है, बहुत कम, 10 mm, 20 mm, 40 mm। तो आप ये देखेंगे कि सारी असेंबली आपकी 1 या 2 सेंटीमीटर में खत्म हो गई, यानी 20 mm या 30 mm में खत्म हो गई, और ड्राइंग शीट बहुत बड़ी है। तो इस तरह की ड्राइंग हम नहीं करते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एनलार्जिंग स्केल की तरफ जाना पड़ेगा। एनलार्जिंग स्केल का मतलब क्या है, हमें उसको कुछ टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो आरएफ लिया, वो क्या लिया, आरएफ हमने सपोज करिए 5:1 का ले लिया, 5 टाइम्स हम उस ड्राइंग को बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए जो आपके पास लेंथ थी वो थी आपके पास में 10 mm। तो 10 mm आपके पास ड्राइंग में दी हुई है, लेकिन जब आप उसको अपनी शीट पे बनाएंगे तो 10 को 5 टाइम्स करेंगे, यानी कि 10 × 5 यानी कि 50 mm की आप उसको लेंथ लेंगे। यदि कोई रेडियस आपको मान लीजिए 5 mm दिया हुआ है, तो आप फिर अगेन उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको 50 करेंगे। ठीक है, सॉरी 5 mm है तो 25 करेंगे। तो लाइक दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द गिवन डायमेंशंस और उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं ज्यादातर केसेस में या तो हम डबल करते हैं आरएफ को, या फिर हम 5 टाइम्स करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। तो हम उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार उल्टा भी होता है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी मशीन की ड्राइंग बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक रियलिस्टिक लेथ मशीन बना रहे हैं, सच की एक लेथ मशीन बना रहे हैं। तो आप समझते हैं कि एक लेथ मशीन कम से कम 15 फीट के आसपास में बड़ी होती है। इतनी बड़ी लेथ मशीन को छोटी सी हम शीट पे नहीं बना सकते, लेकिन हमें जो डायमेंशंस है वो एक्चुअल दिखानी है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे वहां पर कि मान लीजिए बहुत बड़ी मशीन है, वो इसमें नहीं बन सकती है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर को रिड्यूस करेंगे। तो आरएफ हम क्या करेंगे उसका में हम रिड्यूसिंग फैक्टर लेंगे उसके अंदर में, एनलार्जिंग के बजाय। तो रिड्यूसिंग फैक्टर में हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए उसके अंदर में जो लेंथ थी वो थी 2000 mm, तो हम 2000 mm को क्या करेंगे, हम 1/10 कर रहे हैं, तो हम सारे डायमेंशंस को 1/10 करेंगे। तो जहाँ 2000 थी वहां हम 200 की लाइन खींचेंगे। जहां पर डायामीटर मान लीजिए 400 mm का था, हम 40 mm लेंगे, लाइक दिस। सो वी शुड वेरी मच क्लियर कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो हमारे तीनों व्यूज उस ड्राइंग शीट में परफेक्ट आए। जगह उसके अंदर में हमें उसी हिसाब से डिसाइड करनी है कि हमें कितना स्केल लेना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, चूज अ प्रॉपर स्केल for the assembly drawing. I hope you understand the basic behind this selections. Then estimate the overall length of the view of the assembly drawing and make the outline blocks for each of the required views, leaving enough space between them for indicating dimensions, adding required notes. ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आपके पास में फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है या साइड व्यू है, हमें लगभग उसका आइडिया होना चाहिए कि ये कितने बाय कितने में आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट निकालें, लेकिन अंदाजा होना चाहिए। लाइक अभी हमने बात करी थी, फ्रंट व्यू हम बता रहे थे 400 mm में आपका लगभग बन जाएगा। तो 400 मत रखिए और आप ले लीजिए 450 ले लीजिए, तो इतनी विड्थ और हाइट मान लीजिए उसकी बैटरी है 200 mm, तो 210-20 ले लीजिए। तो एक 220/450 का एक बॉक्स बना लीजिए बहुत हल्की पेंसिल से। हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में भी, कब कौन सी पेंसिल हमें यूज करनी है, राइट। तो एक आपने ब्लॉक बना दिया फ्रंट व्यू के लिए, इसी तरह से उसके नीचे कुछ जगह छोड़ करके आपने बना दिया टॉप व्यू के लिए। तो उनके बीच में कुछ गैप रखना है फॉर योर डायमेंशंस एंड ऑल डिफरेंट राइटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपको करना पहले ही पड़ेगा। साइड व्यू के लिए भी आपने ब्लॉक बना दिया, राइट। सो दिस इज प्रिलिमिनरी। देन फिफ्थ इज ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल द व्यूज ऑफ असेंबली ड्राइंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ड्राइंग शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम शुरू कहाँ से करें, हम लेफ्ट से शुरू करें, राइट से शुरू करें या सेंटर से शुरू करें। तो देखिए ये बहुत ट्रिकी पार्ट होता है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को देखना है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी ज़्यादातर ड्राइंग कहीं ना कहीं से सिमेट्रिक होती है। आप ये पाएंगे कि हम लोग जितनी भी मशीन्स बनाते हैं, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का ध्यान रखते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको पूरी जो शेप है उसको सिमेट्रिक रखने का ध्यान रखते हैं। तो आपको ज्यादातर पार्ट्स के अंदर में क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिसिटी मिलेगी कि जैसा लेफ्ट में आ रहा है वैसा राइट में आ रहा है। ठीक है, हर व्यू में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ व्यूज में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप, अभी हम लेथ टेल स्ट्रोक की बात करेंगे, तो लेथ टेल स्ट्रोक को यदि आप साइड से देखेंगे तो बड़ा वो अजीब सा दिखेगा, मतलब लाइक कि वो कोई आपको पर्टिकुलरली कोई सिमेट्रिसिटी नहीं दिखेगी जब आप साइड व्यू देखेंगे। लेकिन आप जैसे टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू से आप देखेंगे तो बिल्कुल एक लाइन खींचते आपको लेफ्ट का और राइट का बिल्कुल सेम पार्ट्स दिखेंगे,
राइट। जैसा लेफ्ट में दिख रहा है वैसा ही मिरर इमेज राइट में नजर आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है टॉप व्यू के अंदर में। इसी तरह से जब हम साइड व्यू देखेंगे तो भी आपको मिरर इमेज लगेगी कि यदि हम एक एक्सिस खींचते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लगभग सेम है। हो सकता है एक आध हैंडल या कुछ चीज अलग से दिखेगी, इट इज प्रोजेक्टेड, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी असेंबली लगभग जो होगी किसी न किसी व्यू के अंदर आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगी। तो वो सिमेट्रिसिटी आपको लगती है तो आप सबसे पहले क्या करिए, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सेंटर लाइन आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर लाइन वहां पर आप क्या करिए, ड्रॉ कर लीजिए। वहां से हम हमारी ड्रॉइंग को शुरू करेंगे, राइट। देन begin with the view from the front by drawing first the main part of the drawing and then adding the rest of the parts in sequence of assembly। तो हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक्सिस बना ली और सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हम मेन पार्ट्स बनाए ड्राइंग के, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बनाए, मेन पार्ट बनाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बड़ी असेंबली के अंदर एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, तो हम देखते हैं कि वो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम सबसे पहले बॉडी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस बॉडी को बनाते बनाते कुछ जगह अटक जाते हैं, हमें नहीं लगता कि ये डायमेंशन कैसे आएगी, तो आप उसको वहां पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जो चीजें आपको बन रही हैं वो चीज आप बनाते जाइए, और जहां आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख दीजिए, क्योंकि जब और असेंबली आएंगी तब हमको पता लग जाएगा वहां पर क्या बनना चाहिए था। तो ट्राई टू फॉलो ए प्रोसीजर कि आप क्या करिए, जो आपको मेन बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है उस व्यू के हिसाब से वो आप बनाइए, और जहां पर भी आपको थोड़ा डाउट लगता है तो वहां पर आप उसको थोड़ी देर पेंडिंग रख दीजिए। दूसरी साइड की जो पार्ट की ड्राइंग है उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। देन प्रोजेक्ट द अदर रिक्वायर्ड व्यूज फ्रॉम द फ्रंट कंप्लीट व्यूज। तो आपको क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोजेक्शंस की। प्रोजेक्शंस का क्या मतलब है, मान लीजिए आपने फ्रंट व्यू बनाया है, फ्रंट व्यू जब आपके पास बन गया तो आपको पता है कि जब फ्रंट व्यू जो चीज है वो उसी का रिप्लिका आपके पास क्या होता है, टॉप व्यू में नजर आता है। जब आप उसी चीज को फ्रंट को ऊपर से देखते हैं तो वो आपको टॉप व्यू में नजर आता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिसको आप फ्रंट में देख रहे हैं जो 400 mm की लेंथ है वो टॉप व्यू में कुछ कम या ज्यादा हो जाएगी, वो एग्जैक्ट 400 ही होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वहां से प्रोजेक्शंस नीचे ले सकते हैं, यानी कि फ्रंट व्यू से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन लाइन बनाइए और अपने टॉप व्यू के अंदर में प्रोजेक्शन लाइन से आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये यहाँ शुरू होगा या खत्म होगा। तो आपको कोई वापस से डायमेंशनिंग वहां लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल ऑटोमेटिकली गेट करेक्टेड कि आपका जो टॉप व्यू में दिख रहा है वही प्रोजेक्शन नीचे आना है। यानी मान लीजिए आपके पास जितना आपको डेड सेंटर दिख रहा है तो उतनी लेंथ ही ऊपर दिख रही है, उतनी लेंथ ही आपको टॉप व्यू में भी दिखेगी। भले आप सामने से देखें या ऊपर से देखें उसकी लेंथ वेरी नहीं होगी, लेकिन साइड व्यू में लेंथ वेरी हो जाएगी, ठीक है। वो हम अभी देखेंगे कि साइड व्यू में हमें देखना है कि कौन कौन सी लेंथ वेरी होगी, लेकिन साइड व्यू में क्या होगा, हाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। यदि हम फ्रंट व्यू में हाइट देख रहे हैं, मान लीजिए हाइट है 250 mm, तो जब हम साइड व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे साइड व्यू में भी 250 mm ही उसकी हाइट होगी, लेकिन विड्थ चेंज हो जाएगी। विड्थ वो नहीं होगी जो कि आपको फ्रंट व्यू में दिख रही थी, लेकिन वो विड्थ होगी जो आपको टॉप व्यू में दिख रही थी, ठीक है। तो टॉप व्यू की विड्थ आपकी जाकर के साइड व्यू की विड्थ के बराबर हो जाएगी। तो ये हम प्रोजेक्शंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से हम प्रोजेक्शंस को यूज करके और हमारी ड्राइंग को और आसान बना लेते हैं। देन मार्क द लोकेशन एंड ओवरऑल डायमेंशन एंड ऐड पार्ट नंबर ऑन द ड्राइंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर जो है लोकेशंस को हमें वहां पर इंडिकेट करना है, मार्क करना है। सो मार्क द लोकेशन एंड ओवरऑल डायमेंशंस। तो ओवरऑल डायमेंशंस क्या हो गई आपके पास कि हमें ओवरऑल डायमेंशन कितनी हो रही है हमारे पास में। सपोज करिए अभी हमने बात करी थी, हमने 3-4 पार्ट्स को जोड़ के 400 mm हमारी ओवरऑल डायमेंशन हो रही थी, तो हमें वो इंडिकेट करनी है कि ये हमारे पास में टोटल डिस्टेंस है। इसी तरह से टोटल हाइट हमारे पास में ये है। तो इस तरीके से हम करके क्या करेंगे, पूरी ड्राइंग को करने के बाद उनकी सारी डायमेंशंस को हम इंडिकेट करेंगे और पार्ट की नंबर लिखेंगे। पार्ट के नंबर क्या होता है कि सपोज करिए जब आपके पास पूरी असेंबली ड्राइंग बन गई है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वॉशर है तो आप पार्ट का नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने उस पर एक एरो बनाया और उसके ऊपर लिखा है मैं 2, आपने बॉडी के ऊपर में एरो बनाया, लिखा है 1, वॉशर पे लिखा है 3, मान लीजिए हैंडल पे लिखा है 4। ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट शुड मैच विथ योर बिल ऑफ मटेरियल्स। तो जो बिल ऑफ मटेरियल राइट के अंदर में है वहां पर जो नंबरिंग चल रही है, सीरियल नंबर, वही नंबर आपके पार्ट नंबर यहाँ पे आएंगे, सो दैट एनीबडी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये कहाँ का है पार्ट, राइट। आपने मान लीजिए वॉशर लिखा है वहां पे 4 नंबर पे, तो आप यहाँ पर आराम से ढूंढ सकते हैं कि 4 नंबर कहाँ पर है, तो ये वॉशर है। और मान लीजिए रिवर्स भी आप कर सकते हैं, यहाँ 4 नंबर पे वॉशर है तो आप जाके देख सकते हैं कितने वॉशर हैं, किस मटेरियल के बने। तो बिल ऑफ मटेरियल एंड योर ड्राइंग इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो ये जो आपको पार्ट नंबर जो हम बात कर रहे हैं, इस पार्ट नंबर को बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से मेंशन करना है आपकी असेंबली ड्राइंग होने के बाद,
ठीक है। एंड लास्टली इज प्रिपेयर द पार्ट लिस्ट। तो जो हम बिल ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं वही पार्ट लिस्ट आपके पास राइट साइड में लोअर जो आपके पास टाइटल ब्लॉक आता है उसके ऊपर में आपके पास पार्ट लिस्ट बनेगी और वहां पर आपके पास यही सेम चीजें इंडिकेट होंगी जो जो अभी हमने बात करी है, राइट। तो दिस इज अबाउट योर स्टेप्स फॉर ड्रॉइंग असेंबली ड्रॉइंग फ्रॉम डिटेल ड्रॉइंग, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से डिटेल ड्रॉइंग से असेंबली करेंगे, राइट। तो अभी हमने बात करी है कि असेंबली ड्राइंग कर रहे हैं फ्रॉम डिटेल ड्राइंग, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।